ओके, सो लेट्स बिगिन विद टाइम ऑफ सप्लाई। अगेन एक छोटा चैप्टर, इजी चैप्टर फॉर सीए इंटर आईडीटी। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर अगेन आपके एग्जाम में कुछ 4 से 5 मार्क का वेटेज रखेगा। या तो इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा या फिर इसके ऊपर 2 मार्क का, 1-2 मार्क का एमसीक्यू और 1-2 मार्क का एक एडजस्टमेंट बनेगा, वो 10 मार्क के क्वेश्चन में, जो कि होता है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। ओके, सो अराउंड ये 2-2 मार्क के एक हाथ क्वेश्चन बन गए, या फिर एक 4 मार्क का, 5 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। इस तरह से ये पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इसके ऊपर, तो आपको इसका इंपैक्ट एमसीक्यू वगैरह के एंगल के अंदर ज्यादा समझ के रखना चाहिए। ओके, तो माइन्यूट निटिग्रिटीज पे ध्यान देना, क्योंकि उस एंगल पे ये आता है, मोस्टली वैसे ही आता है। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर आपको जो डिस्कस करना है, इसके लिए मैं आपको एक बार ब्रीफिंग कर दूं। सर, हमारे पास में टाइम ऑफ सप्लाई डिस्कशन करने के लिए 3 सेक्शंस हैं। एक है सेक्शन 12, दूसरा है 13। ये आपको बताता है टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। और आपको और एक सेक्शन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज सेक्शन 31। ये आपको बताता है कि टैक्स इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए। ओके, और एक सेक्शन होता है सेक्शन 14, लेकिन ये सीए इंटर वालों के लिए है ही नहीं, तो 14 वाला तो अपने को पढ़ना नहीं है इंटर लेवल पे। अब मेरे पास में बचते हैं 12 और 13, जो कि टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताएंगे, और बाकी मेरे पास में आता है सेक्शन 31 व्हिच इज टैक्स इनवॉइस के बारे में डिटेल्स। ओके, सो हैविंग सेड दैट, अब फटाफट से इस चैप्टर को हम लोग आगे लेके जाते हैं। सर, पहली बात बता दूं कि जब मैं 12 और 13 के बारे में बता रहा हूं, ये टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए 12 में लिखा है और सर्विस के लिए 13 में लिखा हुआ है। अब ये 12 और 13 के अंदर जो डिस्कशन है, ये मैं केस वाइज बात करूंगा। मतलब पहले एफसीएम की बात करेंगे, फिर आरसीएम, और फिर रेसिडुअल केस, और फिर एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो लेट्स टेक इट अहेड फ्रॉम हियर। एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज का केस है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है और गुड्स का ट्रांजैक्शन है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट on which invoice should have been issued as per section 31, दोनों में से whichever is earlier। एक नोट है और वो नोट बोलता है कि जब गुड्स का ट्रांजैक्शन है और एफसीएम का है, तो जिस दिन पेमेंट रिसीव होगी वो डेट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। द डेट ऑन विच पेमेंट इज रिसीव्ड इज नॉट टू बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एडवांस वाले अमाउंट पे जीएसटी ही नहीं देना है, मैं बोल रहा हूं एडवांस वाले अमाउंट के ऊपर जब भी वो पेमेंट आएगा, वो डेट कंसीडर मत करो। तो सर, कौन सी डेट ले? एक ले लो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और दूसरा ले लेना लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। नोट 3 बोल रहा है कि ये जो रिलीफ है कि आपको पेमेंट की डेट कंसीडर नहीं करनी है, ये सिर्फ गुड्स के केस में बोला है। सर्विस के केस में आपको पेमेंट की डेट कंसीडर करनी होती है, ध्यान देना, सर्विस में आपको कंसीडर करनी है। अच्छा, गुड्स के अंदर भी आपको लेना पड़ेगा। गुड्स में भी 3 डेट्स में से व्हिचएवर इज अर्लियर, पहला डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, दूसरा लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस एज पर 31, और तीसरा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई वो डेट भी कंसीडर करना पड़ेगा गुड्स में। कब? सर, अगर कॉम्पोजिशन डीलर सप्लाई करने वाला है तो तीनों डेट कंसीडर करना, और अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाई करता है तो तीनों डेट कंसीडर करना। सर, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स ना गुड्स होते हैं, ये आपको सप्लाई चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ाया था मैंने, ठीक है? तो इस एंगल से आप समझ लीजिएगा। 2 केसेस हैं, एक कॉम्पोजिशन डीलर और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाई करने वाले लोग, इनको तो पेमेंट की डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट ये भी देखना पड़ेगा, तीनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। ऑन द अदर साइड, इट इज द केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, और फॉरवर्ड चार्ज में सर्विसेज होंगी, तो फिर आंसर कैसे निकलेगा? तो देखो, आपको पहली बात तो क्लियर कर लेना चाहिए। 2 पॉइंटर्स में बात होगी, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। या तो इनवॉइस बनाते वक्त सेक्शन 31 को फॉलो किया है, या फिर इनवॉइस बनाते वक्त सेक्शन 31 को कंप्लाई नहीं किया है। इन दोनों ही केसेस में जाओ, चाहे 1 में जाओ चाहे 2 में जाओ, एक कॉमन डेट मिलती है, दैट इज डीओआरपी, दैट इज डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अब सवाल ये उठता है कि डीओआरपी मतलब डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अब डीओआरपी को, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट को किससे कंपेयर करेंगे? तो अगर सेक्शन 31 को फॉलो किया है, मतलब आपका इनवॉइस सेक्शन 31 के टाइम के हिसाब से बना है, मतलब आपका इनवॉइस परफेक्ट इनवॉइस है, तो मैं कंपेयर कर लूंगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से। लेकिन अगर आपने सेक्शन 31 को ही कंप्लाई नहीं किया है, तो मैं डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट को कंपेयर करूंगा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो वापस से बोल दूं, अगर आपने 31 को फॉलो किया है तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और अगर नहीं किया है तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। सर, अगर ऊपर दिए गए इवेंट से आंसर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? तो देखो, अगर सप्लायर ऊपर दिए गए इवेंट्स के हिसाब से कुछ भी नहीं बता पा रहा है, तो एंगल चेंज करेंगे और रेसिपेंट के एंगल से बात करेंगे। रेसिपेंट जिस दिन वो ट्रांजैक्शन को बुक्स में शो करेगा, वही डेट कंसीडर कर लेंगे, द डेट ऑन विच रेसिपेंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। एक बात ये भी समझ लो कि अगर एफसीएम का केस है तो सप्लायर गवर्नमेंट के पास टैक्स पे करने जाता है, तो आप सप्लायर के एंगल से बात करते हो। लेकिन जब आप आरसीएम के ट्रांजैक्शन की बात करोगे तो रेसिपेंट टैक्स पे करने जाएगा, और तब जो एंगल यूज होगा वो रेसिपेंट के एंगल से बात होगा। ओके, सो एज फार एज नाउ आई एम कंसर्न विद, हम लोग फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है, इसलिए सारे के सारे एंगल जो चेक करोगे वो सप्लायर के एंगल से। पॉइंट नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया।
पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है कि ये बार बार जो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट लिखा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे कंप्यूट करेंगे। तो देखो, जिस दिन पेमेंट को बुक्स में एंटर किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री करी वो डेट, या फिर जिस दिन बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ, सप्लायर के बैंक में जिस दिन पैसा क्रेडिट हुआ, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। सर बुक्स में 7 तारीख को हमने एंटर कर ली थी, लेकिन बैंक में पैसा 9 तारीख को आया, तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर आपको लेना चाहिए 7 तारीख। सर बुक्स में हमने 7 तारीख को लिखा, लेकिन बैंक में तो एंट्री 1 तारीख को ही आ गई थी, तो फिर 1 तारीख लेना, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अब ये जो डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट है उसको यहां पे फिट करो और चेक करके देख लो। अगर सेक्शन 31 को फॉलो किया है तो इनवॉइस की डेट से कंपेयर करना, और अगर नहीं किया है तो जिस दिन सर्विस प्रोवाइड करी थी उस डेट से कंपेयर करके विच एवर इज अर्लियर ले लेना। सर दिस कंप्लीट्स माय फॉरवर्ड चार्ज का सिनेरियो। यहां पे दोनों ही साइड को खत्म कर दिया। अब नीचे एक लल्लू सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, जो बोलता है ऑप्शनल प्रोविजन। ऑप्शनल प्रोविजन मतलब आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए विच एवर इज अर्लियर लेने की जरूरत नहीं है। आपको 2 डेट्स दी जा रही है, दोनों में से जो डेट लेना है लो, हम आपको फोर्स ही नहीं कर रहे हैं, आपको जो ठीक लगता है वो करो। लेकिन ये कब लगेगा, फॉर द एडवांस अमाउंट रिसीव्ड अप टू ₹1000। अगर 1000 रुपए तक का एडवांस मिला हुआ है तो उसके लिए हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब एक बार क्लियर कर दूं कि ये गुड्स के केस में अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में अप्लाई होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई सर्विस दी है और उसका इनवॉइस बनाया 9200 का, लेकिन आपने मेरे को पेमेंट कर दिए 10,000। मैंने बोला दादा क्यों दिया, तो आपने बोला मैंने ऑन अकाउंट देके रखा हुआ है, नेक्स्ट मंथ जब भी अपन सर्विस लेंगे देंगे जो भी होगा ना उसमें एडजस्ट कर लेंगे। अब एक कहानी समझो, मैंने तो 9200 का ट्रांजेक्शन करा हुआ था, लेकिन आपने मेरे को 800 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये जो 800 रुपए एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा। तो देखो सर, पहली बात तो 9200 जो कि ट्रांजैक्शन है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आप ये देखो कि 31 को फॉलो किया है कि नहीं किया है, पेमेंट कब आई थी, इनवॉइस कब बनाया, सर्विस कब प्रोवाइड किया, बैंक में पैसा कब आया, बुक्स में कब हुआ, एंड ऑल दैट थिंग। ये किसके लिए करोगे सर, 9200 के लिए। अब बात करते हैं 800 रुपए के लिए। 800 रुपए के लिए क्या किया जाए, तो 800 रुपए के लिए इन्होंने बोला 2 रास्ते हैं। या तो 800 रुपया आज जो रिसीव हो गया है, आज रिसीव हुआ है ना 800 रुपया एक्स्ट्रा, तो आज का ही दिन ले लो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस 800 रुपीज। या फिर ये 800 रुपीज के लिए फ्यूचर में जो ट्रांजेक्शन होने वाला है उसका इनवॉइस जब बनेगा वो डेट ले लेना। आपको जो ठीक लगता है वो करो, या तो 800 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई आज की डेट ले लो बिकॉज मनी इज रिसीव्ड, या फिर आगे वाला डेट ले लेना, जो ठीक लगता है करो। लेकिन ये तब होगा जब एडवांस इज अप टू ₹1000। इफ एडवांस इज मोर देन ₹1000 तो ये प्रोविजन आपके लिए अप्लाई नहीं होगा। सर मान लो अगर मुझको 1800 रुपए का एडवांस मिला होता तो भाई ऐसे केस में पूरे 1800 को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आज ही रिसीव हो गया ना, तो वो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट के हिसाब से पूरे 1800 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई आज का ही दिन आ जाएगा। ओके, सो ये पूरी डिस्कशन थी आपका फॉरवर्ड चार्ज का। अब आपके पास में आगे रिवर्स चार्ज के ऊपर बात कर लेता हूं। रिवर्स चार्ज इज ओवर हियर सर। यहां पे रिवर्स चार्ज में अगेन अपने पास में गुड्स की कहानी अलग है, सर्विस की अलग है। गुड्स के केस में आपको आरसी टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो 3 डेट्स में से विच एवर इज अर्लियर। पहले ही बता देता हूं, आरसीएम है, आरसीएम है तो एंगल चेंज करो, रेसिपेंट के एंगल से सोचो। रेसिपेंट को गुड्स कब रिसीव हुए थे, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। रेसिपेंट ने पेमेंट कब दिया था, देखो डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट नहीं है, इट इज डेट ऑफ पेमेंट, मतलब जिस दिन रेसिपेंट पे कर रहा है, या तो जिस दिन उसको गुड्स रिसीव हुए, या फिर जिस दिन उसने पेमेंट करी, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। देखो इनवॉइस सप्लायर बना रहा है, तो सप्लायर ने जिस भी दिन इनवॉइस बनाया वहां से 31st डे ले लेना। 3 है, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। अब आपको जब भी काउंटिंग करनी है ना, तो महाशय जब भी काउंटिंग करोगे 31st डे ना, तो जो स्टार्टिंग वाला दिन है उसको छोड़ के आगे से काउंट करना। मतलब 5 मई को इनवॉइस बनाया था सप्लायर ने, तो 5 तारीख छोड़ दो, अब 6th 7th ऐसे करके आपको काउंट करना है, तो 5 तारीख को काउंट मत करना। वैसे ही 12 जून को बनाया था तो फिर 12 जून को छोड़ दो, 13 तारीख से काउंटिंग करना। और अगर 20 फरवरी को बनाया था तो 20 तारीख छोड़ दो और 21 फरवरी से काउंटिंग चालू करना, समथिंग लाइक दैट। ऑन द अदर साइड आई हैव टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। एग्जाम में आने के इसके चांस थोड़े से ज्यादा होते हैं, ये एक अमेंडमेंट के तौर पे लाया था प्रोविजन, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस थोड़े से और भी अच्छे हैं, एक हाथ अटेम्प्ट तक रहेगा। सर अगर मेरा आरसीएम का ट्रांजैक्शन है, अच्छा आप में से मैंने मान लो किसी 2 व्यक्ति से मैंने कोई सर्विस ली हुई है, दोनों के दोनों में आरसीएम है, एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर डी। ए से जब मैंने सर्विस ली तो आरसीएम है, डी से सर्विस ली तो आरसीएम है, दोनों में टैक्स तो मुझे ही पे करना है। लेकिन ए क्या है, ए रजिस्टर्ड व्यक्ति है और जो डी है वो रजिस्टर्ड नहीं है।
तो जब ए के साथ ट्रांजेक्शन किया, अब क्योंकि वो रजिस्टर्ड है तो ट्रांजेक्शन हो गया B2B। ए रजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर्ड हूं, B2B का ट्रांजेक्शन है, बट इट इज RCM। सर वो रजिस्टर्ड है ना, तो वो इनवॉइस तो सप्लायर खुद ही बना देगा। लेकिन जब ट्रांजेक्शन डी के साथ में होता है तो ट्रांजेक्शन होता है C2B, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर्ड हूं, C2B, और ये ट्रांजेक्शन RCM का है। सर अब जो मिस्टर डी है ना, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है तो वो इनवॉइस ही नहीं बना पाएगा, तो ऐसे केस में मुझे को खुद ही पे एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो जब ए के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, डेट ऑफ पेमेंट या फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड बाय द सप्लायर मिस्टर ए। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन मेरा हो रहा है मिस्टर डी के साथ में, तो डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड बाय द रेसिपेंट, क्योंकि इनवॉइस तो मैं खुद ही बनाने वाला हूं, तो यहाँ पे 61st डे नहीं मिलेगा, खुद ही बनाने वाले हो, तो जिस दिन इनवॉइस बनाया वो या फिर जिस दिन पेमेंट करी वो, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो केस टू केस डिपेंड करता है। अगर किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो पॉइंट ए और ब्लू ब्रैकेट पे बात कर लेना, और अगर किसी अनरजिस्टर्ड से आपने लिया हुआ है तो पॉइंट ए और रेड ब्रैकेट पे बात कर लेना। ओके, ये वाला आपका था, ये दोनों में से whichever is earlier। सर ऊपर दिए गए इवेंट से अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे, तो देखो रेसिपेंट ने उस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में कब एंटर किया है वही डेट ले लेना एज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर एसोसिएट एंटरप्राइज से इंपोर्ट ऑफ सर्विस करिए तो क्या होगा, तो देखो अगर एसोसिएट एंटरप्राइज से सर्विस ली हुई है तो फिर जिस दिन रेसिपिएंट वाला, क्योंकि इंपोर्ट हुआ है ना, तो वो तो बाहर बैठा हुआ है, से फॉर एग्जांपल हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज है वो स्विट्जरलैंड में और हम लोग यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए, तो उसको कुछ नहीं बोलेंगे, आरसीएम में हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जिस दिन रेसिपिएंट वाली एंटिटी वो ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में एंटर करेगी वो, या फिर जिस दिन रेसिपिएंट वाली एंटिटी पेमेंट करेगी वो स्विट्जरलैंड वाली बॉडी को, ठीक है, एंटिटी को, तब वाला डेट। तो दोनों में से whichever is earlier, जिस दिन बुक्स में एंट्री करी वो या फिर जिस दिन पेमेंट किया वो, दोनों में से whichever is earlier। सर ये जो बार बार डेट ऑफ पेमेंट आ रहा है, ये डेट ऑफ पेमेंट हर जगह पे जो लिखा है ये कैसे निकालेंगे, तो देखो रेसिपेंट के एंगल पे देखना, रेसिपेंट ने उस पेमेंट को अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड किया है वो डेट, या फिर रेसिपेंट के बैंक से पैसा डेबिट कब हुआ है वो डेट, दोनों में से whichever is earlier। सर ये जो सेल्फ इनवॉइसिंग है, ये जो बना रहे हैं सेल्फ इनवॉइसिंग, ऊपर आपने लिखा, ये कब तक बना देना चाहिए, तो देखो लॉ बोलता है कि ये आपको बना देना चाहिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दोस गुड्स और सर्विस। जो आरसीएम वाले ट्रांजैक्शन में जो गुड्स है वो आप जब भी रिसीव हुआ वहां से 30 दिन के अंदर सेल्फ इनवॉइस बना दो, जब सर्विस रिसीव हुई वहां से 30 दिन के अंदर सेल्फ इनवॉइस बना दो। हालांकि ये 30 दिन का कोई भी लॉजिक टाइम ऑफ सप्लाई के लिए नहीं होता है, बस ये कि आपको बना देना चाहिए, आकि इसका इधर डेज में कोई भी लॉजिक नहीं है। ओके, लास्ट वाला जो ब्रैकेट है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपको ये बोला जाए कि पेमेंट का डेट कंसीडर करना है कि नहीं, तो देखो पेमेंट का डेट कंसीडर करना पड़ेगा आपको। मैंने अभी बोला था कि गुड्स के केस में अगर एफसीएम का ट्रांजैक्शन होगा तो मत कंसीडर करना, लेकिन गुड्स हो या सर्विस हो, अगर आरसीएम है तो फिर गुड्स हो या सर्विस हो, दोनों में ही आपको पेमेंट का डेट कंसीडर करना पड़ेगा। तो इधर पे यही बोला हुआ है कि वो पेमेंट की डेट आपको कंसीडर करनी पड़ेगी फॉर आरसीएम ट्रांजैक्शंस। अब आपके पास कुछ और पॉइंट्स हैं, ये कॉमनली अप्लाई होते हैं, मतलब गुड्स का ट्रांजैक्शन हो चाहे सर्विस का ट्रांजैक्शन हो, ये पॉइंट्स अप्लाई होते हैं। जिसमें पहला वाला वाउचर है, लेकिन वाउचर का प्रोविजन तो सरकार ने ओमिट कर दिया, इट इज ओमिटेड बाय द फाइनेंस एक्ट, तो फिर ये हटा दिया है, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 और 3 लल्लू से पॉइंट्स हैं। रेसिडुअल केस, अगर कोई ट्रांजैक्शन ऊपर कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा है तो फिर उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके ऊपर हर महीने हर क्वार्टर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो अगर उसके ऊपर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है तो जो भी टाइम ऑफ सप्लाई है दैट विल बी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। लेकिन अगर वो भी नहीं आता है क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो, तो फिर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, सप्लायर ने रेसिपेंट को बोला कि तूने मेरा पैसा देरी से दिया हुआ है, अब तू मुझे मेरा इनवॉइस का पेमेंट करेगा और ऊपर से 3000 रुपए का इंटरेस्ट देगा। तो ये जो 3000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया है सप्लायर ने रेसिपेंट से, लेट फी, पेनल्टी वगैरह फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स दिस एडिशन इन वैल्यू। जिस दिन मुझे वो 3000 रुपए लाके देगा, अब वो 2 अगस्त को लाके दे तो 2 अगस्त, अगर वो 18 सितंबर को लाके दे तो 18 सितंबर, जिस भी दिन वो मुझे ला करके देगा। अब टाइम ऑफ सप्लाई के सारे प्रोविजंस खत्म हो गए। आई वांट टू टेक अप द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। अब मैं आ रहा हूं सेक्शन 31 के अंदर। सेक्शन 31 आपको बताता है कि इनवॉइस कितने टाइम लिमिट के अंदर बना देना चाहिए। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस। वापस से बता दूं महाशय, वापस से बता दूं, गड़बड़ मत करना। टाइम ऑफ सप्लाई सीख लिया तूने, समझ गया, तुझे आ गया है तुझे।
अब बार बार जो सेक्शन 31 का जिक्र हो रहा है वो सेक्शन 31 का क्या मतलब है और उसको मैं यहाँ पे कैसे यूज कर पाऊंगा, इसका इंपैक्ट समझा रहा हूं। हालांकि टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन तुमको क्लियरली आ चुके हैं। अब टाइम ऑफ सप्लाई में जहां जहां पे 31 यूज हो रहा है उसको किस तरह से यूज करके यहाँ पे मैं लेकर के आऊंगा वो बताने जा रहा हूं। सर सेक्शन 31 बोलता है इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए। तो अगर ट्रांजैक्शन गुड्स का है तो 3 केस होते हैं, एक नॉर्मल केस, एक होता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और एक होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। अगर आपका नॉर्मल सिनेरियो है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसको टैक्स इनवॉइस बनाना चाहिए कब, इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू द रेसिपिएंट। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, मूवमेंट इन्वॉल्व है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल और नहीं है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। लेकिन अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो एक काम होगा, या तो सप्लायर बार बार हर महीने या क्वार्टर के अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू करेगा, ठीक है, कि मैंने इतना इतना गुड्स आपको सप्लाई किया या जो भी है, या फिर सामने वाला जो रेसिपेंट है वो हर एक हफ्ते में या महीने में या जो भी है 15 दिन में वो एक पेमेंट देगा। तो ऐसे केस में जब जब सप्लायर एक स्टेटमेंट इशू करेगा तब तब उसको एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा, या फिर जब जब रेसिपेंट से उसको एक पेमेंट आएगी तब तब उसको एक इनवॉइस बना देना पड़ेगा। सो वापस से पूछ दो, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। स्टेटमेंट इशू किया है 12 तारीख को, तो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, 12 तारीख। सर पेमेंट आ गई थी 8 तारीख को, तो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, 8 तारीख। जब जब पेमेंट आएगी तब तब इनवॉइस बना देना, जब जब स्टेटमेंट इशू करोगे तब तक इनवॉइस बना देना। दैट इटसेल्फ बिकम्स द लास्ट डेट फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। सर जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए। इनवॉइस तब तक बना देना चाहिए जो ये प्रोविजन लिखे हुए हैं, और इससे आपको पता चल जाता है लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। ये लास्ट डेट को यूज करोगे और इसको आपने यहां पे लिख देना चाहिए। अब आपको लास्ट डे मान लो आ जाता है 12 अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर देखो, और फिर एक्चुअली इनवॉइस कब बनाया है, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, ये आपको टाइम ऑफ सप्लाई मिलेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए जो लास्ट डेट चाहिए होती है वो आपको सेक्शन 31 से मिलेगी, वो ये भी देखने जा रहे हैं। तीसरा केस, सर अगर गुड्स को ऑन अप्रूवल भेजा था तो ऑन अप्रूवल भेजा था तो सामने वाला इमीडिएटली अप्रूवल नहीं देता, वो अप्रूवल देने के लिए टाइम लगाता है। तो इन्होंने बोला ऐसे केस में आपको इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब वो अप्रूवल दे दे वो वाला डेट ले लो, या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। अज्यूम करते हैं मैंने 1 जनवरी को मेरे फैक्ट्री से गुड्स रिमूव कर दिए, अब सामने वाला मुझे अप्रूवल देने वाला है और उसने 12 मार्च को बोला टाइम ऑफ सप्लाई। जब उसने बोल दिया 12 मार्च को कि सर कंसाइनमेंट में रखने वाला हूं, तो अप्रूवल दिया है 12 मार्च को, या तो वो जिस दिन अप्रूवल देता है वो डेट, या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम द रिमूवल। अब रिमूवल हुआ था 1 जनवरी को, तो पूरा जैन, पूरा फेब, पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून इज द लास्ट डेट। तो या तो 12 मार्च या 30 जून, विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस बन जाना चाहिए, लास्ट डेट इज 12th ऑफ मार्च। सर अगर मान लो 6 मंथ्स तो 30 जून पे खत्म हो रहा है, लेकिन उसने अप्रूवल दिया था 12 अक्टूबर को, तो फिर 12 अक्टूबर या 30 जून, विच एवर इज अर्लियर, लास्ट डेट शुड बी 30th ऑफ जून। अब कंपेयर करके देखो, ये तो लास्ट डेट मिल गई आपको, ये तो लास्ट डेट मिल गई। अब कंपेयर करके देख लो एक्चुअली इनवॉइस कब बनाया था। सर पहले वाले केस में 7 मार्च को बनाया था, तो विच एवर इज अर्लियर से टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 7 मार्च। तो दूसरे वाले केस में एक्चुअली इनवॉइस 12 अक्टूबर को बनाया था, तो भाई 12 अक्टूबर या 30 जून, विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से 30th June will be the time of supply. So first you find out the last date and then you find out the time of supply using the last date and the actual date of issuing the invoice. This was all about the section 31 जो भी आपको गुड्स के लिए बोलना चाह रहा था। अब मैं आपके साथ बात कर लेता हूं सर्विसेज के केस में क्या होगा। सर सर्विसेज के केस में आपको पहली बात मैं स्टार्ट करने के पहले ही बता दूं, सेक्शन 31 आपको कोई लास्ट डेट नहीं देगा। सेक्शन 31 को फॉलो किया तो केस 1 में जाओगे, और अगर नहीं किया तो केस 2 में जाओगे। अब आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सवाल ये उठता है। इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ इस तारीख तक बना देना चाहिए, अगर बना दिया तो फॉलो कर रहे हो, और अगर इस तारीख तक नहीं बनाया तो फॉलो नहीं कर रहे हो। सो मुझे वो डेट यहां पे यूज नहीं करनी है, बस वो डेट को कंसिडर करके चेक करना है कि मैंने 31 को फॉलो किया है या नहीं किया है।
आगे गया तो पता चला ये, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको इनवॉइस कब बना देना चाहिए? तो देखो इनवॉइस उसको बनाना चाहिए बिफोर और आफ्टर। इधर तो बोला था बिफोर और एट द टाइम, यहां पे बोला बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 डेज। सर्विस प्रोवाइड करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बना देना चाहिए। लेकिन अगर आप बात करो ये स्पेशल लोगों की, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी, ये 4 लोगों को बोला कि आप बिफोर और आफ्टर बनाओ बट विद इन 45 डेज। तो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद 45 डेज के अंदर बना दिया तो भी चलेगा, और नॉर्मल लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करने के बाद 30 दिन के अंदर बनाया तो भी चलेगा। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं मान रहा, कुछ नहीं बोल रहा है, तो अज्यूम करना वो 30 दिन वाला लॉजिक, मतलब आपको सप्लाई करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बना देना चाहिए। और अगर बोला इंश्योरेंस कंपनी का ट्रांजैक्शन है तो 45 डेज पे चले जाना। सर 1 अगस्त को हमने सप्लाई करी थी सर्विसेज, अब 30 डेज के अंदर अंदर बना देना है, तो अगस्त में होते 31 डेज और लास्ट डेट आती है 31 अगस्त। तो मैंने 1 अगस्त को सर्विस दी है, और अगर मान लो मैंने 5 अगस्त को इनवॉइस बना दिया, मतलब मैं 31 को फॉलो कर रहा हूं। सर 1 अगस्त को सर्विस दी है मैंने, तो 25 जुलाई को ही बना दिया, तो बिफोर कर रहे हो तो भी चलेगा। सर अगर मैंने 28 अगस्त को इनवॉइस बनाया तो भी चलेगा, आप 31 को फॉलो कर रहे हो। सर अगर मैंने 5 सितंबर को इनवॉइस बनाया तो आप 31 को फॉलो नहीं कर रहे हो, और ऐसे केस में आपको आंसर निकालने के लिए पॉइंट नंबर 2 में जाना चाहिए। ठीक है, हैविंग सेड दैट, दिस वाज द फर्स्ट केस that I was talking about. In the services there is another angle which is saying continuous supply of service. अगर continuous supply of service होगा तो इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए? तो देखो अगर ड्यू डेट पता है, अगर ट्रांजैक्शन ऐसा है जहां पे ड्यू डेट पता है, तो इनवॉइस बन जाना चाहिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। सर ड्यू डेट थी 6 दिसंबर, इनवॉइस बना दिया 6 दिसंबर को, परफेक्ट है, आप फॉलो कर रहे हो। सर ड्यू डेट थी 6 दिसंबर, मैंने इनवॉइस बनाया 10 दिसंबर, आप फॉलो नहीं कर रहे हो, गो फॉर केस 2। इफ ड्यू डेट इज नॉट नोन, हमने दोनों पार्टीज में जो ट्रांजैक्शन किया उसमें कोई ड्यू डेट नहीं लिखी थी, अब बस आप कभी भी पेमेंट कर दो, सो देयर इज नो ड्यू डेट फॉर मेकिंग द पेमेंट। तो लास्ट डेट कब हो जाती है? बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव द पेमेंट। जब मुझे पेमेंट आएगी वही हो जाती है लास्ट डेट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। अगर मान लो पेमेंट रिसीव हुई थी मेरे को 12 अक्टूबर को, तो मुझे इनवॉइस बना देना चाहिए 12 अक्टूबर को। अगर 12 अक्टूबर को बना लिया तो मैं 31 को फॉलो कर रहा हूं। अगर 10 अक्टूबर को बना दिया तो भी मैं फॉलो कर रहा हूं। सर अगर 20 अक्टूबर को बनाया तो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, आई शुड गो फॉर केस 2। If payment is linked to the completion of an event, if payment is linked to the completion of event, for example एक कंस्ट्रक्शन का काम करना है, उन्होंने बोला कि 30% काम हुआ तो इतना पैसा दे दूंगा, 20% काम हो गया और तो फिर इतना पैसा दूंगा, फिर बाकी का 25% कर लिया तो इतना पेमेंट दूंगा, और फिर लास्ट का 25% हुआ तो इतना इतना स्टेज का काम होगा तो इतना इतना पेमेंट मिलेगा। तो फिर जो सप्लायर है उसने इनवॉइस कब बना देना चाहिए? When the completion of event happens, जैसे ही वो इवेंट खत्म हो गया, जैसे ही 30% काम हो गया इनवॉइस बना के देना चाहिए, जैसे ही 20% काम हो गया इनवॉइस बना के देना चाहिए। सो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। सर अगर मान लो काम बीच में ही स्टॉप करवा दिया, द सेसेशन ऑफ सप्लाई बिफोर कंप्लीशन, वो पूरा काम खत्म होता उसके पहले ही काम स्टॉप करवा दिया, तो जो सप्लायर है वो सामने वाले पर्सन को बोलेगा, देख भाई तूने काम स्टॉप करवा दिया, लेकिन जितना भी सप्लाई कर चुका हूं स्टॉप होने के पहले उसका पेमेंट मुझको दे दे। तो फॉर दैट एक्सटेंट द सप्लाई इज मेड बिफोर द सेसेशन। उस केस के लिए कितना पेमेंट होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल एक 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था और 4 दिन काम करने के बाद ही सामने वाले ने बोला स्टॉप कर रहे हैं, हमको नहीं जम रहा है, काम बंद कर रहे हैं। ठीक है, अब 4 दिन के अंदर ही अगर काम बंद कर दिया तो जो 4 दिन सर्विस दी थी उसका पेमेंट चाहिए, उसके लिए इनवॉइस कब बना देना? एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस, जब काम स्टॉप होगा तभी वो 4 दिन का जो भी पेमेंट है उसका इनवॉइस बना देना चाहिए। सर मान लो काम स्टॉप कर दिया था 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर को ही इनवॉइस बना के दे देना कि भाई ये 4 दिन का पेमेंट दे दो। अगर 10 अक्टूबर को बनाया तो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, केस 2 के अंदर जाना पड़ेगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, कुछ इस तरह से। पॉइंट नंबर 4 की बात करें और लास्ट प्रोविजन है, बोलते हैं कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन आपको पता होता है एक टाइम पे ही एक से ज्यादा जीएसटी नंबर होते हैं, वो डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। और अगर इन एंटिटीज का डिस्टिंक्ट पर्सन है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, ये वही वाले लोग हैं जिनको 45 डेज का टाइम बोला हुआ था। तो ये वाले लोग ये जब आपस में डीपीडीपी ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर टेलीकॉम कंपनी, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कंपनी है जियो, अब जियो का मुंबई ऑफिस जियो के अहमदाबाद ऑफिस को सर्विस देगा, तो फिर ऐसे केस में एक टेलीकॉम कंपनी अपने डीपी वाले में ट्रांजैक्शन कर रही है, या फिर एक बैंक है एचडीएफसी, एवरीबॉडी नोज एचडीएफसी का मुंबई ऑफिस एचडीएफसी दिल्ली को सर्विस दे रहा है, तो देखो बैंकिंग कंपनी अपने डीपीडीपी में ट्रांजैक्शन कर रही है, तो
ऐसे केस में बोला कि जब ये वाली एंटिटीज अपने डीपीडीपी में ट्रांजेक्शन करेगी तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, सॉरी इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए। तो उन्होंने बोला इनवॉइस बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आपको जो ठीक लगे तब बनाओ। जब मुंबई वाला सप्लायर एंटिटी है, ठीक है, बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर, दैट इज मुंबई वाला ऑफिस जब उस ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तब इनवॉइस बना दे, या फिर क्वार्टर खत्म होने के पहले बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर वो एक इनवॉइस बना दे, कभी भी बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आपको जो ठीक लगता है करो। ये पूरा का पूरा केस यहाँ पे खत्म हुआ अपना, ठीक है। सर ये इनवॉइस 30 दिन के अंदर बना देना चाहिए, सेल्फ इनवॉइसिंग, ये तो ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे भी पढ़ लिया, वो 2 जगह पे प्रिंट हो गया, ठीक है। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो फिर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इन्होंने ये नहीं बोला है कि कंटिन्यूसली कितने टाइम पीरियड के लिए, लेकिन सर्विसेज में बोला है सर्विसेज अगर फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 मंथ्स, अगर 3 महीने से ज्यादा सर्विस दी जाएगी तो वो एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का एंगल बन जाएगा। अब ये पूरी की पूरी डिस्कशन यहाँ पे खत्म हुई। मैं आपको वापस से बोल दूं कि मैंने ये जो 4 केसेस बताए थे सप्लाई ऑफ सर्विस का सेक्शन 31 का, ये आपको इतना बताएगा कि इस डेट तक इनवॉइस बना देना चाहिए। अगर आपने बनाया तो आप फॉलो कर रहे हो, गो फॉर केस 1, और अगर आपने इस डेट तक नहीं इसके बाद में बनाया देन यू आर नॉट फॉलोइंग सेक्शन 31 एंड देन यू शुड गो फॉर केस 2। ये पूरा का पूरा टाइम ऑफ सप्लाई का डिस्कशन यहाँ पे खत्म हुआ। दिस वाज टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर रिवीजन, फटाफट से करवा दिया, रैपिड फायर रिवीजन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग आउट टू मी till this point, and for more such videos subscribe to this channel। anything that you want from my end उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर ऐसा भी आप चीजें मेरे को लेकर के आ जाओ, ऐसे भी रिवीजन वीडियोस दे दो। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट रिवाइज करते रहो, फटाफट से सारा काम अपना कर लो। और ये जो अटेम्प्ट है ये आपका फाइनल लास्ट अटेम्प्ट होगा भाई साहब। अगर पहला अटेम्प्ट है तो मस्त चमक जाएगी किस्मत, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए। और अगर मान लो आप 1-2 अटेम्प्ट से अटके पड़े हो या उससे ज्यादा अटेम्प्ट से अटके पड़े हो तो भाई इस बार दिल से दुआएं तुम्हारे लिए कि तुम इस बार क्रैक कर दो, फोड़ दो, निकाल दो, ठीक है। दिस शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर सीए इंटर एंड देन आई एम गोइंग टू सी यू फॉर सीए फाइनल। लव यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहो, मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।